15 जून 2019 की सुबह उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले के रामनगर गांव में रात की ओस की ठंडक अभी भी हवा में थी। ये शांत ग्रामीण इलाका था जहां केवल झींगुरों की भिनभिनाहट और हरे भरे धान के खेतों से होकर गुजरती हवा की सरसराहट की आवाज थी, जो अब बालियों से भर रहे थे। राम सेवक यादव एक 60 वर्षीय किसान, जिसका चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धूप और हवा से बनी झुर्रियों से गहरा हो गया था, अपनी छोटी सी नाव को धकेल रहा था। वो सिंचाई नहर के साथ साथ अपने खेतों का निरीक्षण करने जा रहा था, ताकि आने वाले दिनों में खाद डालने की तैयारी कर सके। सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था, जब तक कि उसकी नाव एक मोड़ पर नहीं मुड़ी और एक असामान्य तेज बदबू सीधे उसकी नाक में घुस गई। पहले तो राम सेवक ने सोचा कि ये किसी कुत्ते या सुअर का शव होगा, जिसे किसी ने नहर में फेंक दिया होगा। लेकिन ये खास सड़ांध, मौत की वो तीखी घमी गंध राम सेवक को, जिसने अपनी लगभग पूरी जिंदगी गुजार दी थी, अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राम सेवक ने चप्पू चलाना बंद कर दिया, अपनी आंखों को सिकोड़कर नहर के अंत की ओर देखने की कोशिश की, जहां जलकुंभी का एक बड़ा झुंड जमा हो गया था, जिससे पानी का बहाव लगभग रुक गया था। बदबू वहीं से आ रही थी। राम सेवक ने अपने लंबे बांस के डंडे का इस्तेमाल करते हुए सावधानी से जलकुंभी के झुंड में प्रहार किया। घने हरे पत्ते धीरे धीरे अलग हो गए और फिर राम सेवक स्तब्ध रह गया। जो चीज उसने अभी अभी बाहर निकाली थी, वो किसी जानवर का शव नहीं था। गंदे पानी और जलकुंभी की जड़ों के बीच एक इंसान का शव औंधा पड़ा तैर रहा था। बांस का डंडा राम सेवक के हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। बूढ़े ने जल्दी से अपनी नाव का मुंह मोड़ा। उसके कांपते हुए हाथ तेजी से घर की ओर चप्पू चलाने लगे और वो लगातार बुदबुदा रहा था, हे भगवान, हे भगवान, कोई मरकर तैर रहा है। 30 मिनट से भी कम समय में रामनगर की शांति भंग हो गई। सायरन की आवाज के साथ रामनगर गांव की पुलिस सबसे पहले पहुंची और इलाके को घेर लिया। उसके तुरंत बाद देवगढ़ जिले की सबसे कुशल टीम, जिसमें क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और मेडिकल परीक्षक शामिल थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के सीधे निर्देशन में घटनास्थल पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, देवगढ़ जिले की क्राइम ब्रांच के टीम लीडर, एक 35 वर्षीय व्यक्ति जिसका सांवला रंग और तेज निगाहें थीं, सीधे घटनास्थल पर कमान संभाल रहे थे। उसने 200 मीटर लंबी नहर को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। शव को बाहर निकालने का काम बहुत सावधानी से किया गया। जब पीड़िता को किनारे पर लाया गया और एक सफेद प्लास्टिक की चादर पर रखा गया, तो एक भयानक दृश्य सामने आया। फॉरेंसिक डॉक्टर ने विशेष दस्ताने और मास्क पहनने के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की। रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब, एक बड़े फॉरेंसिक डॉक्टर ने अपनी गहरी आवाज में कहा। पीड़िता एक महिला है, बहुत कम उम्र की। मेरा अनुमान है कि वो 20 से 25 साल की होगी। शव बहुत बुरी तरह से सड़ चुका है। पीड़िता पेट के बल पड़ी थी। पूरा शरीर सूज गया है, त्वचा का रंग बदल गया है और कई जगहों पर त्वचा उखड़ गई है। लंबे समय तक पानी में रहने और जलीय जीवों के प्रभाव के कारण चेहरा लगभग पहचानने योग्य नहीं है। पीड़िता के शरीर पर कपड़े, एक फूलों वाली शर्ट और एक जीन्स अभी भी थे, लेकिन वे गंदे और कीचड़ से सने हुए थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़कर एक ऐसे विवरण पर ध्यान केंद्रित किया जिस पर उसने शुरू से ही ध्यान दिया था। उसने पीड़िता के दोनों हाथों की ओर इशारा किया। फॉरेंसिक डॉक्टर ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पीड़िता की 10 उंगलियों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है। त्वचा की परत पूरी तरह से उखड़ गई है। कई नरम ऊतक गहरे तक गायब हैं। संदेह है कि मछली, झींगे और अन्य जलीय जीवों ने उन्हें खा लिया है। नहीं, एक युवा जासूस ने अचानक कहा, तो क्या उंगलियों के निशान लेना असंभव है? असंभव है, फॉरेंसिक डॉक्टर ने पुष्टि की। इस हालत में पहचान के लिए उंगलियों के निशान लेना संभव नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम चुप रहा। उसने घटनास्थल का एक चक्कर लगाया। ये नहर एक ग्रामीण नहर थी, सुनसान, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे।
जांच टीम ने नहर के किनारे की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन पीड़िता का कोई भी पहचान पत्र, पर्स, फोन या कोई भी व्यक्तिगत सामान नहीं मिला। किनारे पर किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था। बहुत संभव है कि यह मुख्य अपराध स्थल नहीं है, इंस्पेक्टर विक्रम ने निष्कर्ष निकाला। हत्यारे ने पीड़िता को कहीं और मारा। फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शव को इस नहर में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि पानी का बहाव और सड़न सभी सबूतों को छिपा देगी। एक हत्या का मामला, पीड़िता एक गुमनाम युवा लड़की, और उसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण सुराग उंगलियों के निशान प्रकृति द्वारा मिटा दिए गए थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक भारी दबाव महसूस किया। वे एक बहुत बड़ी दीवार का सामना कर रहे थे, जो किसी भी मामले में पहली और सबसे कठिन चुनौती होती है, पीड़िता की पहचान। ये जाने बिना कि पीड़िता कौन है, वे उसके संबंधों के बारे में नहीं जान सकते, मकसद का पता नहीं लगा सकते और संदिग्धों का दायरा भी सीमित नहीं कर सकते। जांच शुरू होते ही तुरंत एक गतिरोध में पड़ गई। गुमनाम पीड़िता के शव को तुरंत सील कर दिया गया और रात में ही देवगढ़ के फॉरेंसिक केंद्र में भेज दिया गया। एक अदृश्य दबाव इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के कंधों पर था। वो जानता था कि उंगलियों के निशान से पहचान असंभव होने के कारण इस दुर्भाग्यपूर्ण लड़की के रहस्य को खोलने की एकमात्र उम्मीद उस ठंडी पोस्टमार्टम टेबल पर टिकी थी। उसे यह जानना था कि पीड़िता की मृत्यु कैसे हुई और इससे भी महत्वपूर्ण कब हुई। विस्तृत पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह ही किया गया। वही बूढ़े फॉरेंसिक डॉक्टर जिन्होंने घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच की थी, अब अत्यधिक एकाग्रता के साथ काम कर रहे थे। पोस्टमार्टम कक्ष में सन्नाटा पसरा था। केवल धातु के औजारों की खनक और डॉक्टर की लगातार रिकॉर्डिंग की आवाज आ रही थी। अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट दोपहर में जांच टीम को भेजी गई और इसने किसी दुर्घटना या आत्महत्या की किसी भी कमजोर उम्मीद को खत्म कर दिया। रिपोर्ट में लिखे शब्द ठंडे और कठोर थे, जो एक क्रूर अपराध को उजागर कर रहे थे। पहला, मौत का कारण। पीड़िता की मौत दम घुटने से हुई थी। फोरेंसिक डॉक्टर ने गर्दन के चारों ओर एक गहरा नीला निशान पाया, जिसमें त्वचा के नीचे खून जमने के संकेत थे। ये निशान आत्महत्या का नहीं था। निशान के आकार के आधार पर डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का गला घोंटा गया था, शायद हाथ से या एक नर्म रस्सी से, बहुत अधिक बल के साथ और इतनी देर तक कि मौत हो जाए। दूसरा, मौत का समय। ये एक जटिल गणना थी। आंतरिक अंगों, विशेष रूप से यकृत और मस्तिष्क के सड़न के स्तर के आधार पर और कीचड़ और जलकुंभी में पानी में डूबे रहने की पर्यावरणीय स्थितियों को मिलाकर फोरेंसिक डॉक्टर ने एक अपेक्षाकृत व्यापक समय सीमा दी। माना गया कि पीड़िता की मौत खोजे जाने से लगभग 15 से 20 दिन पहले हुई थी। ये एक बहुत लंबा समय था, जो हत्यारे को सभी निशान मिटाने के लिए पर्याप्त था और गवाहों से जुड़े किसी भी सुराग को धुंधला करने के लिए भी पर्याप्त था। और तीसरा, सबसे भयानक बात, जननांगों की जांच के परिणामों से पता चला कि पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न के स्पष्ट संकेत थे, जिसमें कई खरोंचें और नरम ऊतकों को चोटें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फोरेंसिक टीम पीड़िता की योनि के अंदर से वीर्य का एक नमूना इकट्ठा करने में सफल रही थी। एक शैतान। निष्कर्ष पढ़ते हुए विक्रम ने अपने दांत पीसे। उसने तुरंत वीर्य के नमूने को सील करने और उसे आज दोपहर ही पुलिस के फोरेंसिक विज्ञान संस्थान को भेजने का आदेश दिया, जिसमें तत्काल डीएनए परीक्षण का अनुरोध किया गया। ये न केवल अपराध का सबूत था, बल्कि उस क्रूर दुश्मन के बारे में उनके पास एकमात्र सुराग भी था। लेकिन परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए एक और भी जरूरी काम था, पीड़िता की पहचान का पता लगाना। हत्या और बलात्कार के मामले में तुरंत एक एफआईआर दर्ज की गई। मामले को सुलझाने का दबाव इंस्पेक्टर विक्रम और पूरी देवगढ़ पुलिस पर था। वे एक भूत का पीछा कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने एक युवा लड़की के साथ बलात्कार किया, उसे मार डाला और उसके शव को ठिकाने लगा दिया। और वो लड़की कौन थी, वे बिल्कुल नहीं जानते थे।
एकमात्र पहचान विशेषता के साथ गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए सभी नोटिस 20 से 25 वर्ष की महिला, फूलों वाली शर्ट और जीन्स पहने हुए, तुरंत आसपास के सभी इलाकों में भेज दिए गए। लेकिन उम्मीद बहुत कम थी। ठीक उसी समय जब जांच टीम पूरी तरह से निराश थी, जैसे कि एक अंधेरी सुरंग में बिना किसी निकास के फंस गई हो, तो दर्जनों किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ शहर के पुलिस थाने के ड्यूटी रूम में आशा की एक किरण दिखाई दी। एक दुखी, दुबली पतली महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। रोते हुए और लगभग बेहोश होते हुए ड्यूटी रूम में दाखिल हुई। वो रेखा देवी थीं, जो बिहार के एक गरीब जिले सीतामढ़ी की स्थायी निवासी थीं। वो अत्यधिक घबराहट की स्थिति में रिपोर्ट करने आई थीं। एक लंबी यात्रा के बाद थक चुकी थीं। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को उसे एक गिलास पानी देना पड़ा और उसे काफी देर तक शांत करना पड़ा। तब जाकर वो अपनी कहानी बता सकी। उसकी बेटी प्रिया शर्मा इस साल 22 साल की थीं। प्रिया उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वो अपना गांव सीतामढ़ी छोड़कर प्रतापगढ़ शहर में एक निजी सिलाई कारखाने, जिसका नाम प्रगति गारमेंट्स था, में 1 साल से अधिक समय से काम कर रही थी। मां बेटी का रिश्ता बहुत गहरा था। चूंकि घर में केवल वे दोनों ही थीं, इसलिए ऐसा लगभग कोई दिन नहीं था जब वे एक दूसरे को फोन न करती हों, भले ही सिर्फ ये पूछने के लिए कि दोपहर का खाना खाया या नहीं। हालांकि लगभग 10 दिन पहले रेखा देवी ने अचानक देखा कि उसकी बेटी का फोन नहीं आया। उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी बेटी को वापस फोन किया तो प्रिया का फोन लगातार बता रहा था, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। ये सोचकर कि उसकी बेटी ओवरटाइम काम करने में व्यस्त होगी या शायद उसने अपना फोन गिरा दिया होगा और वो टूट गया होगा, उसने इंतजार करने की कोशिश की, खुद को शांत किया। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, फिर 5 दिन बीत गए और चुप्पी असामान्य रूप से लंबी हो गई। एक मां की अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ गलत है और इंतजार न कर पाने पर रेखा देवी ने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए सीतामढ़ी से बस पकड़ी और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके सीधे प्रतापगढ़ में प्रगति गारमेंट्स कारखाने में अपनी बेटी को खोजने पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो एक व्यक्ति, जिसने खुद को सिलाई कारखाने का मालिक बताया, ने उसे एक उदासीन स्वर में बताया कि प्रिया 10 दिनों से बिना किसी कारण के काम से अनुपस्थित है। मालिक ने यह भी कहा, प्रिया अभी तक इस महीने का वेतन लेने नहीं आई है। ये सुनकर रेखा देवी पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी बेटी कभी ऐसी नहीं थी। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। वो कभी भी बिना कुछ कहे नौकरी नहीं छोड़ती। बहुत डर कर रेखा देवी ने तुरंत एक ऑटो रिक्शा लिया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने चली गईं। प्रिया शर्मा 22 वर्ष, जो प्रतापगढ़ में 10 दिनों से अधिक समय से लापता थी, की गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत देवगढ़ में जांच टीम को भेज दी गई। विवरण: महिला, युवा, गुमशुदगी का समय नहर में मिले शव के साथ संदिग्ध रूप से मेल खाते थे, जिसकी मौत का समय लगभग 15 से 20 दिन पहले का था। कुछ दिनों का अंतर फॉरेंसिक जांच में त्रुटि और गुमशुदगी के अस्पष्ट समय के कारण पूरी तरह से स्वीकार्य था। इंस्पेक्टर विक्रम सहित जांचकर्ताओं के मन में तुरंत एक तीव्र आशा जगी। बहुत संभव था कि नहर में तैरता शव प्रिया शर्मा का ही हो। अगर ये सच होता तो उनके पास एक नाम, एक कार्यस्थल और संबंध होते। जांच का दरवाजा तुरंत खुल जाता। रेखा देवी, बेचारी मां जो घबराई हुई थी, को तुरंत प्रांतीय फॉरेंसिक केंद्र ले जाया गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने खुद उनसे मुलाकात की। वो जानता था कि ये एक सबसे दर्दनाक प्रक्रिया होगी, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता था। आंटी जी, हम एक मामले की जांच कर रहे हैं, उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। हमें देवगढ़ जिले में एक नहर में एक महिला का शव मिला है। शव बहुत बुरी तरह से सड़ चुका है। पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मौत का समय आपकी बेटी के लापता होने के समय से मेल खाता है। कृपया शांत रहें, लेकिन यह संभव है कि वो आपकी बेटी हो। रेखा देवी लड़खड़ा गईं और लगभग गिर पड़ीं। वो विश्वास नहीं करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें फिर भी जाना पड़ा। उन्हें शव गृह में ले जाया गया।
फॉर्मेलिन की गंध और कमरे की ठंडी हवा ने उन्हें कंपकपा दिया। फॉरेंसिक डॉक्टर ने शव को ढकने वाली सफेद चादर को हटाया और एक भयानक दृश्य सामने आया। हालांकि शव बहुत बुरी तरह से सड़ चुका था, चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था, कोई भी विशेषता नहीं बची थी, रेखा देवी ने फिर भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने शरीर की बनावट, अभी भी बचे हुए काले बालों और विशेष रूप से फूलों वाली शर्ट और फीकी पड़ी जीन्स को देखने की कोशिश की, जिसे फोरेंसिक कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता को पहना दिया था। जांचकर्ता सांस रोके एक सिर हिलाने, एक पुष्टि के रोने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रेखा देवी शव को कुछ सेकंड तक घूरने के बाद अचानक अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगीं। वो पीछे हटीं, अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। लेकिन ये एक अजीब रोना था, जिसमें अत्यधिक भय और एक छिपाई ना जा सकने वाली राहत मिली हुई थी। नहीं नहीं, ये नहीं है, वो चिल्लाई। उसकी आवाज टूट गई। मेरी बेटी, मैं उसकी मां हूं। मैंने उसे जन्म दिया है। मैं जानती हूं कि उसका शरीर ऐसा नहीं है। मेरी प्रिया की बाईं कलाई पर एक छोटा सा निशान है, इस लड़की के पास नहीं है। ये कपड़े भी मेरी प्रिया के नहीं है। ये मेरी बेटी नहीं है साहब। नहीं है। मां के दृढ़ कथन ने पूरी जांच टीम पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया। अभी अभी जगी उम्मीद बुझ गई थी। रेखा देवी ने एक विशिष्ट पहचान चिन्ह, एक निशान प्रदान किया था जो शव पर नहीं था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। मामला सुलझने के बजाय अब दो भागों में बंट गया था और दोनों ही पूरी तरह से गतिरोध में थे। एक, उन्हें उस पीड़िता की पहचान खोजने की अपनी निराशाजनक यात्रा जारी रखनी थी, जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसे मार दिया गया और नहर में फेंक दिया गया। गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के सभी नोटिस व्यर्थ थे। दो, उन्हें प्रिया शर्मा का पता लगाना था, जो लगभग उसी समय रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। दो मामले लगभग एक ही समय में समानांतर रूप से घटित हुए, दोनों युवा लड़कियों से संबंधित थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जांच टीम के मीटिंग रूम में हवा पहले से कहीं ज्यादा घुटन भरी हो गई थी। देवगढ़ में जांच टीम के मुख्यालय में माहौल इतना घुटन भरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। प्रिया की मां रेखा देवी के रिपोर्ट दर्ज कराने के 2 दिन बीत चुके थे। एक बड़े सफेद बोर्ड पर 2 मामले की फाइलें समानांतर रूप से पिन की गई थीं, जैसे 2 लाइनें जिनका कोई मिलन बिंदु नहीं था, और वे जांचकर्ताओं के हर प्रयास का मजाक उड़ा रही थीं। बाईं ओर पिन की गई पहली फाइल का शीर्षक था हत्या और बलात्कार का मामला। उसके नीचे उस गुमनाम महिला के शव की घटना स्थल की तस्वीर थी जब उसे बाहर निकाला गया था। एक सूजी हुई विकृत छवि जो बेहद परेशान करने वाली थी। उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते। शब्दों को इंस्पेक्टर विक्रम ने लाल पेन से गोला बना दिया था, जैसे कि पहचान के सभी प्रयासों पर एक पूर्ण विराम लगा दिया हो। एकमात्र सुराग हत्यारे का डीएनए नमूना था, जो परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। दाईं ओर पिन की गई दूसरी फाइल का शीर्षक था गुमशुदगी का मामला। उसके नीचे 22 वर्षीय प्रिया शर्मा की एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर थी। तस्वीर में प्रिया का एक सौम्य अंडाकार चेहरा था, जिसमें एक उज्जवल मुस्कान और साफ आंखें थीं। उस तस्वीर में जीवंत मासूमियत बगल की फाइल की भयावहता के साथ एक क्रूर विरोधाभास प्रस्तुत कर रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोर्ड के सामने चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट कब की जलकर राख हो चुकी थी। वो 2 रातों से सोया नहीं था। वे एक दोहरे गतिरोध में पहुंच गए थे। हत्या का मामला एक स्टील की दीवार थी। पहचान के बिना उनके पास कुछ भी नहीं था। वे एक भूत का पीछा कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने एक युवा लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला, और वो लड़की कौन थी वे बिल्कुल नहीं जानते थे। प्राप्त डीएनए नमूना, हालांकि कीमती था, तुलना करने के लिए किसी विषय के बिना बेकार था। प्रिया की गुमशुदगी का मामला, हालांकि एक नाम और उम्र थी, लेकिन लड़की भी पृथ्वी से गायब हो गई थी। सभी रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, अस्पतालों की तलाशी का कोई नतीजा नहीं निकला। हम उस शव की पहचान की तलाश के नतीजों का इंतजार नहीं कर सकते।
इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी सिगरेट को भरी हुई एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा और अपनी टीम की ओर मुड़ा। उसकी आवाज थकान से भारी थी, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। वो दिशा निराशाजनक है। हम भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हैं। सैकड़ों नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई भी परिवार पहचान के लिए नहीं आया। लेकिन प्रिया शर्मा की गुमशुदगी का मामला अलग है। उसने प्रिया की तस्वीर की ओर इशारा किया। यहां हमारे पास एक नाम, एक उम्र, एक गृह नगर है। हमारे पास एक मां है जो अपनी बेटी की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास एक विशिष्ट कार्यस्थल है, प्रगति गारमेंट्स। हमारे पास विशिष्ट संबंध हैं। उसने अपनी तर्क श्रृंखला जारी रखी, जैसे कि पूरी टीम से बात कर रहा हो और साथ ही खुद को आश्वस्त कर रहा हो। इस मामले को खोलने की कुंजी, मुझे विश्वास है, प्रतापगढ़ शहर में है। उसी सिलाई कारखाने में। हमें यह पता लगाना होगा कि 10 दिन पहले वहां क्या हुआ था। क्यों एक सौम्य, कर्तव्यपरायण लड़की जो हर दिन अपनी मां को फोन करती थी, अचानक नौकरी छोड़ देगी, अपने सगे मां सहित सभी से संपर्क तोड़ देगी। एक साहसिक निर्णय लिया गया, हत्या के मामले को अस्थायी रूप से दरकिनार करना। भले ही वो अधिक गंभीर था और प्रिया शर्मा की गुमशुदगी की जांच के लिए पूरी ताकत लगाना। इंस्पेक्टर विक्रम का मानना था कि केवल इस रहस्यमयी गुमशुदगी को स्पष्ट करके ही उन्हें पूरी तस्वीर को समझने का मौका मिलेगा और शायद, केवल शायद, उस गुमनाम पीड़िता के साथ कोई संबंध मिलेगा। एक विशेष कार्यदल, जिसमें सबसे अनुभवी जासूस शामिल थे, का नेतृत्व खुद इंस्पेक्टर विक्रम ने किया और वे तुरंत देवगढ़ से प्रतापगढ़ शहर के लिए रवाना हो गए। प्रगति गारमेंट्स न्विंगन थाई हॉक सड़क पर एक गली के अंदर स्थित था। ये कोई बड़ा कारखाना नहीं था, बल्कि एक पुराने गोदाम से परिवर्तित एक निजी सिलाई इकाई थी। गली के शुरू से ही औद्योगिक सिलाई मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी, जैसे मधुमक्खियों का टूटा हुआ छत्ता। जब कार्यदल अंदर गया तो कपड़े, मशीन के तेल और कपास की धूल की एक गर्म, घुटन भरी हवा सीधे उनके चेहरे पर लगी। लगभग 30 महिला कर्मचारी पसीने से लथपथ, अपने बालों को ऊंचा बांधे हुए अपनी मशीनों पर झुकी हुई थीं। किसी ने भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। कार्यदल से मिलने वाला व्यक्ति राजेश गुप्ता, 36 वर्ष, कारखाने का मालिक था। राजेश एक काफी आकर्षक दिखने वाला व्यक्ति था। गोरा रंग, चश्मा पहने हुए, और वो सुशिक्षित और विनम्र तरीके से बात करता था, जो कारखाने के अव्यवस्थित माहौल से बिल्कुल अलग था। वो शादीशुदा था, जिसके बीवी बच्चे थे। पुलिस को देखकर राजेश थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपने निजी कार्यालय में आमंत्रित किया। एक छोटा कमरा जो प्लास्टर बोर्ड की दीवारों से अस्थायी रूप से विभाजित था। पुलिस वाले मुझसे क्या चाहते हैं? क्या ये फिर से प्रिया की बात है? राजेश ने सक्रिय रूप से पूछा। उसका रवैया बहुत सहयोगी लग रहा था। हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, हमें आपसे घटना के बारे में ठीक ठीक बताने की जरूरत है। आप कार्यस्थल पर प्रिया के बारे में जानने वाले आखिरी व्यक्ति थे। राजेश गुप्ता ने गहरी सांस ली, दुखी होने का नाटक किया। उसने अपनी मेज पर रखी उपस्थिति रजिस्टर खोला। बेचारी लड़की, मैं भी बहुत हैरान था साहब। यहां देखिए। उसने रजिस्टर में एक लाइन की ओर इशारा किया। वो यहां 1 साल से अधिक समय से काम कर रही थी, बहुत मेहनती और सौम्य थी। अचानक ठीक 10 दिन पहले 5 जून को उसने बिना किसी कारण के छुट्टी ले ली। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने सोचा कि वो वेतन के बारे में नाराज होगी या कोई पारिवारिक समस्या होगी और वो अपने गांव वापस चली गई होगी। कौन जानता था कि कुछ दिनों बाद उसकी मां बिहार से यहां उसे खोजने आएगी। सच में मुझे और कुछ नहीं पता। राजेश गुप्ता का बयान पूरी तरह से उससे मेल खाता था जो उसने रेखा देवी से कहा था। उसका रवैया एक नियोक्ता के लिए स्वाभाविक और उचित था, जो एक ऐसे कर्मचारी के बारे में बात कर रहा हो जिसने मनमाने ढंग से नौकरी छोड़ दी हो। कोई घबराहट नहीं, कोई खामी नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम ने कारखाने के मालिक को ध्यान से देखा। ये शांति लगभग बहुत ही उत्तम थी। वो जानता था कि इस मालिक से पूछताछ करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
असली सुराग अगर कोई था तो उन महिला कर्मचारियों के पास होना चाहिए जो प्रिया के साथ खाती, रहती और काम करती थीं। लेकिन वो मालिक के निगरानी में कारखाने में उनसे पूछताछ नहीं कर सकता था। कोई भी कार्रवाई राजेश गुप्ता को तुरंत पता चल जाती। कार्यदल ने 2 में विभाजित होने का फैसला किया। इंस्पेक्टर विक्रम राजेश के साथ समय बिताने के लिए वहीं रुका रहा। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो बहुत गहराई से जांच कर रहा हो, काम करने की प्रक्रियाओं, वेतन, क्या राजेश का प्रिया के साथ कोई विवाद था, और कारखाने में अन्य संबंधों के बारे में पूछ रहा हो ताकि कारखाने के मालिक को कार्यालय में ही रोके रखा जा सके। इस बीच 2 सबसे अनुभवी जासूस, जिनमें एक महिला जासूस भी शामिल थी, चुपचाप सादे कपड़ों में कारखाने से निकल गए। वे दूर नहीं गए बल्कि सीधे कुछ गलियां दूर स्थित जर्जर किराए के कमरों के पास गए, जहां वे जानते थे कि प्रगति गारमेंट्स के अधिकांश कर्मचारी रहते हैं। वे इंतजार करने लगे। शाम 5 बजे छुट्टी की तीखी घंटी बजी। महिला कर्मचारी एक झुंड में बाहर निकलीं। थकी हुई, हर कोई अच्छी तरह से ढका हुआ, जल्दी से अपने किराए के कमरों की ओर बढ़ रहा था। जासूसों ने सड़क पर उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने मकान मालकिन से मुलाकात की, जो एक मिलनसार, बातूनी महिला थी। जब अधिकारियों ने उसे अपना पहचान पत्र दिखाया और प्रिया शर्मा के बारे में पूछा, तो मकान मालकिन ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अरे, प्रिया कमरा नंबर 7 में रहती थी। वो 10 दिनों से कहां है? इस महीने का किराया भी अभी तक नहीं दिया है। मैंने सोचा कि वो शादी करने के लिए अपने गांव वापस चली गई होगी या कुछ और। बेचारी लड़की बहुत शांत और विनम्र थी। क्या प्रिया यहां अकेली रहती थी? महिला जासूस ने धीरे से पूछा। नहीं, मकान मालकिन ने कहा, वो एक और लड़की के साथ रहती थी, जो भी उसी कारखाने में काम करती थीं। वे दोनों बहुत करीबी दोस्त थीं, जैसे परछाई। दोनों बिहार से यहां आई थीं। दोनों जासूसों की रीढ़ में एक करंट दौड़ गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। ये एक बिल्कुल नई जानकारी थी। जी, उस रूममेट का नाम क्या है आंटी जी? पूजा शायद। मकान मालकिन ने अपना सिर खुजलाया। हाँ हाँ, पूजा कुमारी, वो भी प्रिया की उम्र की ही थी, 23 साल की। लेकिन अजीब बात यह है साहब, मकान मालकिन जासूस के कान के पास झुकी और फुसफुसाई। पूजा भी प्रिया की तरह उसी दिन गायब हो गई। उस दिन मैंने उन दोनों को वापस आते नहीं देखा। कमरा बाहर से बंद था। मैंने कई दिनों तक दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा कि वे मालिक राजेश से किसी बात पर नाराज होकर अपने गांव वापस चली गई होंगी। 10 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। एक चौंकाने वाला विवरण। जासूस ने तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया, जो अभी भी सिलाई कारखाने में राजेश गुप्ता के साथ समय बिता रहा था। खबर सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने शांत रहने की कोशिश की, राजेश के साथ बैठक जल्दी खत्म की। उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जब उसने राजेश से प्रिया के बारे में पूछा, तो राजेश ने केवल प्रिया के बारे में बात की। उसने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा कि प्रिया की रूममेट, उसकी एक और कर्मचारी, भी उसी समय गायब हो गई थी। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक जानबूझकर की गई छिपाव थी। विक्रम तुरंत किराए के कमरों के पास गया। उसने मकान मालकिन से कमरा नंबर 7 का दरवाजा खोलने के लिए कहा। कमरा ठंडा था, धूल की एक पतली परत से ढका हुआ। सब कुछ वैसा ही था। 2 सिंगल बेड, 2 कपड़े की अलमारियां। कहीं जाने के लिए सामान पैक करने का कोई संकेत नहीं था। कपड़े, व्यक्तिगत सामान अभी भी वैसे ही थे, जैसे कि उनके मालिक अभी अभी बाहर गए हों और वापस आने वाले हों। एक नया सिद्धांत बिजली की तरह कौंधा, जिसने तुरंत पूरे मामले की दिशा बदल दी। पूजा कुमारी, 23 साल, विक्रम ने बुदबुदाया। उसने तुरंत फोरेंसिक केंद्र को फोन किया। गुमनाम महिला शव की फाइल को फिर से जांचने का अनुरोध किया। शरीर की बनावट, महिला, लगभग 1.55 से 1.60 मीटर, लंबे काले बाल, उम्र 20 से 25 के बीच। शव के बारे में हर विवरण पूजा कुमारी के साथ भयावह रूप से मेल खाता था। ये रहा, विक्रम लगभग चिल्लाया। रेखा देवी, प्रिया की मां, ने पुष्टि की कि वह शव उसकी बेटी का नहीं था
और वह सही थीं। वह शव प्रिया का नहीं था। बहुत संभव है कि वो उसकी रूममेट पूजा कुमारी का था। इस सिद्धांत ने सभी विरोधाभासों को समझा दिया। इसने समझाया कि रेखा देवी ने अपनी बेटी को क्यों नहीं पहचाना। इसने समझाया कि एक युवा लड़की के शव को एक सुनसान जगह पर क्यों फेंका गया था, मामला जो दो असंबंधित समानांतर रेखाओं से था। अब एक हो गया था, एक दोहरा मामला। दो लड़कियां एक साथ गायब हो गई थीं। 15 से 20 दिन बाद एक लड़की पूजा कुमारी का शव बलात्कार, हत्या और ठिकाने लगाने की स्थिति में मिला। तो बचा हुआ सवाल, इस समय का सबसे जरूरी और डरावना सवाल था, क्या वो अपनी दोस्त की हत्या की गवाह थी और इसलिए भाग गई, या क्या उसका भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त जैसा ही दुखद अंत हुआ और उसका शव अभी भी कहीं अनखोजा पड़ा है। गतिरोध टूट गया था, लेकिन उसकी जगह एक और भी बड़ा रहस्य था, और एक अत्यधिक तात्कालिकता की भावना थी। उन्हें पूजा को मारने वाले हत्यारे को खोजना था, क्योंकि केवल वही प्रिया के भाग्य के बारे में जानता था। नया सिद्धांत कि गुमनाम शव पूजा कुमारी प्रिया शर्मा की रूममेट का था ने एक ही दिशा खोली। घने कोहरे में आशा की एक पतली किरण, लेकिन ये अभी भी केवल एक सिद्धांत था। इसे अकाट्य सबूतों से साबित करने की आवश्यकता थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह समझता था कि भले ही पीड़िता का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया हो, अन्य पहचान चिन्ह, विशेष रूप से व्यक्तिगत सामान, उस दुर्भाग्यपूर्ण लड़की को उसका नाम वापस दिलाने की अंतिम कुंजी थे। उसने तुरंत जासूसों की एक टीम को उस जर्जर किराए के कमरों के पास वापस जाने का निर्देश दिया, जहां प्रिया और पूजा रहती थीं। इस बार वे सामान्य पूछताछ करने वाले के रूप में नहीं गए। वे फोरेंसिक विभाग द्वारा सावधानी पूर्वक खींची गई विस्तृत तस्वीरें अपने साथ ले गए। उन्होंने उसी कतार में रहने वाली महिला कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया, जो दोनों लड़कियों के साथ सबसे करीबी संबंध रखती थीं। हर दिन साथ खाती, सोती और रहती थीं। मुलाकात उसी रात एक तंग, गर्म किराए के कमरे में हुई। एक थका देने वाले दिन के बाद 4-5 महिला कर्मचारियों को बुलाया गया। जब उन्होंने गंभीर चेहरे वाले पुलिस अधिकारियों को देखा, तो उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने अफवाहें सुनी थीं, लेकिन विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। हमें आपसे इन चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है, इंस्पेक्टर विक्रम ने एक गहरी और गंभीर आवाज में कहा। उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए, ये एक महिला के शव पर मिला सामान है जो देवगढ़ में पाया गया था। हमारे पास ये मानने का आधार है कि वो पूजा कुमारी है। आपकी दोस्त प्रिया शर्मा की जान आपके बयानों पर निर्भर हो सकती है। उस वाक्य ने माहौल को जैसे जमा दिया। लड़कियों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इंस्पेक्टर विक्रम ने पहली तस्वीर छोटी प्लास्टिक की मेज पर रखी। ये फूलों वाली शर्ट और कीचड़ से सनी फीकी जीन्स की तस्वीर थी। लड़कियां झुकीं, अपनी आंखें सिकोड़कर पहचानने की कोशिश कर रही थीं। लग तो रही है, बहुत लग रही है। बगल के कमरे की एक लड़की, गीता, जो दोनों पीड़ितों के सबसे करीब लग रही थी, ने फुसफुसाया, पूजा अक्सर ये पहनती थी, लेकिन हम मजदूरों के कपड़े बाजार से खरीदे जाते हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं। मैं पक्का नहीं कह सकती। माहौल निराशाजनक हो गया। ये सुराग बहुत कमजोर था। किसी के भी पास ऐसे ही कपड़े हो सकते थे। इंस्पेक्टर विक्रम ये समझता था। उसने चुपचाप दूसरी तस्वीर निकाली। ये तस्वीर शव के टखने की क्लोजअप थी। उस पर हालांकि कीचड़ लगा हुआ था, फिर भी एक चांदी की पायल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जिसका डिजाइन काफी सरल था, लेकिन उस पर बहुत ही महीन नक्काशी थी। जैसे ही तस्वीर दिखाई गई, गीता नाम की लड़की अचानक चौंक गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर ढक लिया। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी। वो बोल नहीं पा रही थी। तुम इसे पहचानती हो? इंस्पेक्टर विक्रम ने जोर देकर पूछा। उसका दिल जैसे बैठ गया। हे भगवान, ये पायल! गीता नाम की लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज टूट गई।
कोई गलती नहीं हो सकती, ये पूजा की पायल है। प्रिया ने उसे पिछले महीने उसके जन्मदिन पर उपहार में दी थी। दोनों ने हमें दिखाया भी था। प्रिया के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक ब्रेसलेट है। उसने कहा था कि ये उनकी दोस्ती का प्रतीक है। हे भगवान, पूजा! क्या ये सच में पूजा है? सच्चाई की पुष्टि हो गई थी। उस तंग किराए के कमरे में भयभीत सिसकियां गूंज उठीं। गुमनाम पीड़िता को आखिरकार एक नाम मिल गया था। पूजा कुमारी, 23 वर्ष, बिहार की रहने वाली, प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त। सिद्धांत सच हो गया था। ये खबर तुरंत रिपोर्ट की गई। अब इस अत्यधिक दर्द को आगे बढ़ाना था। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत एक विशेष कार्य दल, जिसमें एक महिला मनोवैज्ञानिक भी शामिल थी, को उसी रात रवाना किया, जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके बिहार के सीतामढ़ी में एक सबसे भारी काम करने के लिए गया। पीड़िता पूजा कुमारी के परिवार से संपर्क करना। पूजा का घर एक गरीब गांव में था, जहां मिट्टी की सड़क अभी भी दोपहर की बारिश के बाद कीचड़ से भरी थी। जब कार्यदल वहां पहुंचा तो पूजा के माता पिता, एक बूढ़ा जोड़ा, अपने फूस के घर के बरामदे में उदास बैठे थे। वे भी बेचैन थे। साहब, क्या आपने प्रिया को ढूंढ लिया? क्या पूजा प्रिया के साथ गई है? पूजा के पिता ने जल्दी से उठकर पूछा। उनकी आवाज में अभी भी आशा की एक किरण थी। उन्होंने बताया कि रेखा देवी की तरह वे भी 10 दिनों से अधिक समय से अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पाए थे, लेकिन चूंकि वे जानते थे कि पूजा और प्रिया बहुत करीबी दोस्त थीं और उन्होंने रेखा देवी के पड़ोसियों से सुना था कि वो अपनी बेटी को खोजने प्रतापगढ़ गई हैं, उन्होंने बस ये सोचा कि उनकी बेटी ने भी उसके साथ नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने सोचा कि शायद दोनों मालिक से नाराज होकर किसी नई नौकरी की तलाश में बिंजियांग या साइगोन चली गई हैं और अभी तक खबर नहीं दे पाई हैं। उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, बस चिंता में चुपचाप इंतजार करते रहे। कार्यदल का नेतृत्व कर रहे जासूस ने तुरंत सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना गला साफ किया। चाचा चाची, हम एक बहुत ही जटिल मामले की जांच कर रहे हैं, जो पूजा और प्रिया दोनों की गुमशुदगी से संबंधित है। हमें एक शव मिला है। हमें आपसे बहुत शांत रहने और पहचान में मदद के लिए देवगढ़ चलने का अनुरोध करना है। ये वाक्य हालांकि नरम करके कहा गया था, फिर भी एक हथौड़े की तरह लगा। पूजा की मां मौके पर ही बेहोश हो गईं। उसके पिता लड़खड़ाए लेकिन खड़े रहने की कोशिश की। उनकी आंखें लाल हो गईं। उस दुर्भाग्यपूर्ण कार की यात्रा, जो बूढ़े जोड़े को देवगढ़ ले जा रही थी, एकदम घोटू सन्नाटे में डूबी हुई थी। केवल मां के रोने की दबी हुई आवाज थी जब वो होश में आई। प्रांतीय फोरेंसिक केंद्र में त्रासदी अपने चरम पर पहुंच गई। रेखा देवी, प्रिया की मां, जब ये खबर सुनी कि दूसरी लड़की के माता पिता मिल गए हैं, तो वो भी जल्दी से वहां पहुंची। वो गलियारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहीं। एक तरफ उम्मीद कर रही थीं कि वो पूजा ही हो, दूसरी तरफ डर रही थीं कि उनकी अपनी बेटी का क्या हुआ होगा। पूजा के माता पिता को पहचान कक्ष में ले जाया गया। सफेद चादर एक बार फिर हटाई गई। हालांकि उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया गया था, लेकिन जब अपनी बेटी के बुरी तरह सड़े हुए शव का सामना करना पड़ा, तो पूजा की मां सहन नहीं कर सकी। वो केवल रोशनी के नीचे चमकती चांदी की पायल देख पाईं और फिर गिर पड़ी। उनकी चीख ने पूरे ठंडे गलियारे को चीर दिया। मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी पूजा! उसके पिता, एक मजबूत आदमी, स्तब्ध खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने शव को देखा और फिर फोरेंसिक डॉक्टर की ओर मुड़े। उनकी आवाज कांप रही थी और लगभग टूट गई थी। मेरी बेटी, उसके बाएं कंधे पर एक जलने का निशान है। बचपन में वो एक पेड़ से गिर गई थी। साहब, देखिए क्या वो है। फोरेंसिक डॉक्टर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हर विवरण को जानता था, ने फाइल से मिलान किया। वो 1 सेकंड के लिए चुप रहा और फिर भारी मन से सिर हिलाया। हाँ श्रीमान। पीड़िता के बाएं कंधे पर एक पुराना फीका निशान है, लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा। अंतिम सच्चाई की पुष्टि हो गई थी। हर उम्मीद, चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, बुझ गई थी। पिता घुटनों के बल गिर गए। अपनी बेटी के अधूरे शव को गले लगा लिया। पुष्टि हो चुकी हानि का दर्द अब स्थायी रूप से अंकित हो गया था। बाहर
चीखें और निशान की पुष्टि सुनकर रेखा देवी भी समझ गईं। वो गलियारे में बैठ गईं। पूजा के परिवार का दर्द तय हो गया था, लेकिन उनके दर्द का क्या? उनकी बेटी कहाँ थी? हे भगवान, मेरी प्रिया! निश्चित रूप से उसने अपनी दोस्त को मरते देखा होगा, इसलिए वो डर गई और भाग गई। वो अभी भी जीवित है साहब। मेरी बेटी को मेरे लिए ढूंढ लाओ। रेखा देवी की हताश आशा अब एक नई त्रासदी बन गई थी, एक मानसिक यातना जो पुष्टि हो चुकी मौत से भी बदतर थी। मामले में अब पीड़िता की पहचान थी। जांच टीम का पूरा ध्यान तुरंत प्रगति गारमेंट्स कारखाने पर वापस आ गया। हत्यारा कौन था? उसने पूजा के साथ बलात्कार और हत्या क्यों की? और उसने प्रिया के साथ क्या किया? इंस्पेक्टर विक्रम किराए के कमरों के पास वापस गया। इस बार उसे सब कुछ जानना था। एक पुष्टि हो चुकी हत्या के मामले के दबाव में महिला कर्मचारी अब और कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकीं। गीता नाम की लड़की अपनी दोस्त के लिए आंसू बहाने के बाद ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया, जिसे वे सब जानती थीं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। साहब, राजेश, हमारे मालिक, उसने डर से भरी आवाज में फुसफुसाया। प्रिया लापता लड़की, वो उनकी गुप्त प्रेमिका थी। हम सब जानते हैं। राजेश शादीशुदा है, लेकिन वो लगभग आधे साल से प्रिया के साथ संबंध में था। एक बिजली का झटका इंस्पेक्टर विक्रम के दिमाग में लगा। पूरी तस्वीर अचानक साफ हो गई। राजेश गुप्ता, शादीशुदा कारखाने का मालिक, प्रिया शर्मा उसकी प्रेमिका, पूजा कुमारी प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट, जो निश्चित रूप से इस अवैध संबंध के बारे में जानती थी। दोनों लड़कियां राजेश के लिए काम करती थीं और दोनों एक ही दिन गायब हो गईं। 10 दिन बाद सबसे अच्छी दोस्त पूजा का शव बलात्कार और गला घोंटने की हालत में मिला और प्रेमिका प्रिया का कोई अता पता नहीं था। राजेश गुप्ता अपने आकर्षक बौद्धिक रूप के साथ ने झूठ बोला था। उसने कहा था कि प्रिया ने मनमाने ढंग से नौकरी छोड़ दी। उसने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा था कि प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त पूजा भी उसी समय गायब हो गई थी। उसने जानबूझकर पूजा की गुमशुदगी को छिपाया था। राजेश गुप्ता एक असंबंधित कारखाने के मालिक से तुरंत नंबर 1 संदिग्ध बन गया। राजेश गुप्ता को मुख्यालय में बुलाओ, तुरंत। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक कठोर आवाज में आदेश दिया। पूछताछ कक्ष में राजेश अभी भी एक शांत चेहरा बनाए हुए था, यहां तक कि नाराज भी लग रहा था। मैं एक ऑर्डर के काम में व्यस्त हूं। आप लोगों ने मुझे फिर से यहां क्यों बुलाया है? क्या प्रिया मिल गई? हमें पूजा कुमारी मिल गई है, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने मेज पर पायल की तस्वीर रखी। उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे मार दिया गया और नहर में फेंक दिया गया, और ये उसके शरीर पर मिला सबूत है। राजेश गुप्ता का चेहरा बदल गया। बस एक पलक झपकना, एक जल्दी से थूक निगलना, लेकिन ये टीम लीडर की अनुभवी आंखों से नहीं बच सका। हे भगवान, पूजा, वो मर गई, उसने हकलाते हुए, चौंकने का नाटक करते हुए कहा। कितना भयानक है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? हमें आपके डीएनए का नमूना चाहिए ताकि पीड़िता के शरीर पर मिले वीर्य के नमूने से मिलान किया जा सके। ये कारखाने में सभी संबंधित लोगों के लिए संदेह को दूर करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। राजेश जानता था कि वो मना नहीं कर सकता। उसे अपने लार का नमूना देने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसे अभी भी विश्वास था कि उसने सब कुछ पूरी तरह से छिपा दिया है। डीएनए नमूने को सील कर दिया गया और तत्काल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। जांच टीम सबसे तनावपूर्ण इंतजार के घंटों में प्रवेश कर गई। वे जानते थे कि प्रिया की जान, अगर वो अभी भी जीवित थी, तो घंटों में गिनी जा रही थी। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर विक्रम के डेस्क फोन की घंटी बजी। ये फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान से एक कॉल थी। उसने फोन उठाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ एक गंभीर, भावनाहीन आवाज थी। रिपोर्ट। इंस्पेक्टर विक्रम, मिलान के परिणाम आ गए हैं। पीड़िता पूजा कुमारी की योनि में मिला वीर्य का नमूना विषय राजेश गुप्ता के जीन नमूने से 100% मेल खाता है। इंस्पेक्टर विक्रम ने फोन नीचे रखा। सब कुछ साफ था। शैतान बेनकाब हो गया था। वो कारखाने का मालिक ही था।
तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, राजेश गुप्ता को गिरफ्तार करो। राजेश गुप्ता की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश तुरंत लागू किया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के कुछ ही मिनटों बाद 2 विशेष वाहन चुपचाप प्रगति गारमेंट्स कारखाने के गेट के पास रुके। इंस्पेक्टर विक्रम और 3 क्राइम ब्रांच के जासूस, जिनमें एक महिला जासूस भी शामिल थीं, तेजी से अंदर घुसे। सिलाई मशीनों का शोर अचानक बंद हो गया। महिला कर्मचारी स्तब्ध और भयभीत होकर पुलिस बल को देख रही थीं। राजेश गुप्ता एक कटिंग टेबल पर निर्देश दे रहा था। जब उसने इंस्पेक्टर विक्रम और उसके साथ आए जासूस के हाथ में चमकती हथकड़ी देखी तो वो अपना आकर्षक बौद्धिक रूप बनाए नहीं रख सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके घुटने कांपने लगे और उसकी नाक पर टिका चश्मा लगभग गिर गया। उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने कर्मचारियों की भयभीत नजरों और फुसफुसाहट के बीच चुपचाप खुद को हथकड़ी लगाने दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस अपराध को वो मानता था कि पानी की धारा और 20 दिनों की सड़न ने छिपा दिया है, वो एक अदृश्य नमूने से उजागर हो जाएगा। देवगढ़ पुलिस के पूछताछ कक्ष में हवा घनी थी। ये जगह सिलाई कारखाने की गर्म शोरगुल वाली हवा से बिल्कुल अलग थी। ये ठंडी, शांत थी और केवल वेंटिलेशन पंखे की एक रस धीमी आवाज थी। सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी सीधे राजेश गुप्ता के चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक लोहे की कुर्सी पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। अब जांचकर्ताओं की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके सामने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान से डीएनए मिलान की रिपोर्ट मेज पर रखी, जिसमें मैच शब्द मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से मुद्रित था। राजेश गुप्ता। इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बंद कमरे में ठंडी और कठोर गूंज रही थी। वैज्ञानिक परीक्षण के परिणामों ने पुष्टि की है कि पीड़िता पूजा कुमारी के शरीर में मिला वीर्य का नमूना आपका है। अब आपके पास कहने के लिए कुछ है? वो जानता था कि यौन संबंध होने से इनकार करना व्यर्थ है। वैज्ञानिक सबूत स्टील की तरह थे, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वो काफी देर तक चुप रहा। उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं, जैसे कि वो किसी और रास्ते की गणना कर रहा हो। उसने स्थिति के लिए तैयारी की थी। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अचानक अत्यधिक भय से एक दर्दनाक पछतावा में बदल गया। जी साहब, उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, कुछ आंसू निकालने की कोशिश करते हुए। मैं कबूल करता हूं, मैं और पूजा उस रात एक साथ थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उसे बीच में नहीं टोका। ये एक स्वीकारोक्ति थी, लेकिन उसके अनुभवी अनुभव के अनुसार ये अभी तक सच नहीं था। ये एक पहले से तैयार किया गया बयान था। राजेश गुप्ता ने अपना नया नाटक शुरू किया। उसने एक दोषी, कमजोर आदमी की भूमिका निभाई, जो भावनाओं से फटा हुआ था। उसने कबूल किया कि हालांकि वो प्रिया शर्मा के साथ एक अवैध प्रेम संबंध में था, लेकिन हाल ही में वो पूजा कुमारी की ओर आकर्षित होने लगा था। उसने एक बेहद बेशर्म और विकृत कहानी गढ़ी, जिसमें उसने खुद पीड़िता पर दोष मढ़ दिया। पूजा प्रिया से ज्यादा आकर्षक थी साहब, उसने बेशर्मी से कहा, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में दिखने की कोशिश करते हुए। मुझे लगा कि पूजा भी मुझ में दिलचस्पी रखती है। वो जानती थी कि मैं प्रिया का प्रेमी हूं, लेकिन वो फिर भी मुझे देखती थी और मुझे संकेत देती थी। हम दोनों प्रिया से छिपकर एक दूसरे से मिलते थे। उसने एक बीमार त्रिकोणीय प्रेम संबंध की कहानी बुनी। उस रात ये हमारी सहमति से हुआ था। हमने प्रिया के कमरे में वापस जाने के बाद कारखाने में मिलने का फैसला किया था। हमने एक साथ समय बिताया। संबंध बनाने के बाद हम बैठकर बात करते रहे। प्रिया के प्रति बहुत दोषी महसूस कर रहे थे। उसके बाद पूजा अपने स्कूटर पर अपने कमरे में वापस चली गई। मैं कसम खाता हूं कि मैंने उसके साथ केवल सहमति से संबंध बनाए थे। उसने अपने अपराध को बलात्कार और हत्या से एक साधारण विवाहेतर संबंध में बदलने की कोशिश की। उसने स्वीकार किया कि वह एक भ्रष्ट व्यक्ति है, लेकिन निश्चित रूप से एक हत्यारा नहीं है। तो उसके तुरंत बाद उसका गला घोटकर क्यों मारा गया? इंस्पेक्टर विक्रम ने जोर से पूछा। उसकी आवाज में धैर्य खत्म हो रहा था।
और शव को देवगढ़ की नहर में फेंक दिया गया। मुझे नहीं पता। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मैं कसम खाता हूं, कारखाने से निकलने के बाद पूजा निश्चित रूप से किसी और से मिली होगी, शायद एक लुटेरे से, क्योंकि पूजा को अभी अभी वेतन मिला था, या उसके किसी दुश्मन से। मैं केवल उसके मरने से पहले उसके साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति था। मैं अपनी पत्नी के प्रति दोषी हूं, प्रिया के प्रति दोषी हूं, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मैं निर्दोष हूं। ये बयान, हालांकि उसने इसे तार्किक रूप से व्यक्त करने की कोशिश की, फिर भी अस्वीकार्य विरोधाभासों से भरा था। एक लड़की स्वेच्छा से अपने सबसे अच्छे दोस्त के प्रेमी के साथ सोएगी, जिसके साथ वो हर दिन एक ही कमरे में रहती है, और फिर उस स्वैच्छिक रात के तुरंत बाद उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा और उसके शव को ठिकाने लगा दिया जाएगा। और प्रिया शर्मा, इंस्पेक्टर विक्रम ने दिशा बदली। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। आपकी प्रेमिका, वो कहां है? प्रिया का नाम सुनकर राजेश, जो इस सवाल का इंतजार कर रहा था, ने अपना नाटक जारी रखा। मुझे भी नहीं पता। उसने हताशा का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। उस रात जब मैं और पूजा छिपकर एक साथ थे, उसके बाद मुझे प्रिया का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे दोषी महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि पूजा और प्रिया दोनों गायब हो गई हैं। मैंने अनुमान लगाया कि प्रिया को मेरे और पूजा के बारे में पता चल गया होगा। वो बहुत गुस्से में थी, बहुत आहत थी। वो अपने प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त दोनों द्वारा धोखा दिए जाने का सदमा सहन नहीं कर सकी। वो हमेशा के लिए चली गई। मैं भी उसके लिए बहुत चिंतित हूं। एक बहुत ही उत्तम पटकथा। उसने खुद को पूजा की हत्या से बाहर कर लिया। उसने दोनों लड़कियों की गुमशुदगी के लिए एक तार्किक कारण बनाया। एक को एक अजनबी ने मार डाला, दूसरी ईर्ष्या के कारण भाग गई। उसे विश्वास था कि जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई गवाह नहीं था, कोई अन्य सबूत नहीं था। लेकिन वो गलत था। वो नहीं जानता था कि जब वो झूठ बोल रहा था तो जांच टीम के निर्देशन में एक तकनीकी टीम पिछले 2 दिनों से सोई नहीं थी। वे न केवल उसकी जांच कर रहे थे, बल्कि वे दोनों पीड़ितों के सोशल मीडिया खातों से डेटा पुनर्प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे थे। और सोने की कुंजी मिल गई थी, प्रिया के खाते पर नहीं, बल्कि मृत पीड़िता पूजा कुमारी के व्हाट्सएप खाते पर। पूछताछ कक्ष में वापस इंस्पेक्टर विक्रम अपने सहकर्मियों से एक मोटी फाइल प्राप्त करने के बाद वापस आया। इस बार उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के प्रिंटआउट का एक बंडल मेज पर सीधे राजेश गुप्ता के सामने फेंक दिया। सहमति, आकर्षण, आंख मारना। इंस्पेक्टर विक्रम ने उन शब्दों को दोहराया जो उसने अभी अभी इस्तेमाल किए थे। पढ़ो कि तुम्हारी सहमति कैसी थी। राजेश गुप्ता ने कांपते हुए कागज उठाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये उसके संदेश थे, एक भी शब्द छूटे बिना पुनर्प्राप्त किए गए थे। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे राजेश के व्हाट्सएप से पूजा को भेजे गए संदेशों की एक श्रृंखला, जो घटना से 1 हफ्ते पहले शुरू हुई थी। शुरू में वे अश्लील और परेशान करने वाले प्रस्ताव थे। आज रात कारखाने में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम प्रिया से कहीं ज्यादा सुंदर हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। एक ही कमरे में रहकर कोशिश न करना बेकार है। प्रिय, जब पूजा ने दृढ़ता से इनकार कर दिया तो उसके संदेश बेशर्म और धमकी भरे हो गए। सबसे मजबूत सबूत अंतिम बातचीत थी, जो पीड़िता के मारे जाने से कुछ घंटे पहले हुई थी। पूजा कुमारी, राजेश जी, कृपया ऐसा मत करो। तुम प्रिया के प्रेमी हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर तुम मुझे फिर से गलत संदेश भेजोगे तो मैं प्रिया और तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। राजेश गुप्ता, तुम बताओगी? तुम्हारी हिम्मत है तो बताओ, तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? बस ये बताओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें और प्रिया दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम दोनों को अपने गांव वापस भीख मांगने के लिए भेज दूंगा। समझी? अकाट्य सबूत, कोई सहमति नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से शक्ति का दुरुपयोग था, पीड़ितों को डराने धमकाने और मजबूर करने के लिए उनकी आजीविका का उपयोग करना। अब राजेश गुप्ता, इंस्पेक्टर विक्रम ने मेज पर हाथ पटका।
आवाज सूखी और कठोर थी। क्या तुम अभी भी इनकार करोगे? राजेश गुप्ता का चेहरा राख जैसा हो गया। वो जानता था कि सारा नाटक खत्म हो गया है। डीएनए सबूत ने साबित कर दिया कि उसका संबंध था। व्हाट्सएप सबूत ने साबित कर दिया कि ये जबरदस्ती थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके कंधे कांपने लगे। पता ना गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना पूरी तरह से नकली था। वो जानता था कि उसे पूजा को मारने का अपराध स्वीकार करना होगा, लेकिन उसने अभी भी अपने अपराध को कम करने की कोशिश की। उस रात मैंने थोड़ी शराब पी रखी थी। मैं उसकी धमकी से नाराज था। मैंने पूजा को कारखाने में बुलाया ताकि उससे बात कर सकूं। उसने सच्चाई का एक हिस्सा कबूल करना शुरू कर दिया। उसने स्वीकार किया कि पूजा के दृढ़ इनकार और प्रिया और उसकी पत्नी को बताने की धमकी के कारण नशे और वासना में उसने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने सिलाई कारखाने के फर्श पर ही पूजा के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वो बहुत विरोध कर रही थी। उसने कांपती आवाज में कबूल किया। वो चिल्ला रही थी। वो मुझे खरोच रही थी। उसने कहा कि वो पुलिस को बताएगी। मैं घबरा गया। मुझे सब कुछ खोने का डर था। मैंने बस उसका मुंह बंद करने के लिए उसका गला घोंट दिया ताकि वो चुप हो जाए। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी। ये एक गलती थी। ये बस एक गलती थी। उसने बलात्कार और पूजा कुमारी की हत्या का अपराध कबूल कर लिया था। जांचकर्ताओं ने बयान दर्ज किया, लेकिन माहौल अभी भी बेहद तनावपूर्ण था। पहला अपराध स्पष्ट हो गया था। तो विक्रम ने उसकी टालमटोल करती आंखों में सीधे देखा। पूजा को मारने के बाद तुमने प्रिया शर्मा के साथ क्या किया? प्रिया का नाम सुनकर राजेश गुप्ता, जो रो रहा था, अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, जैसे कि ये एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई प्रतिक्रिया हो। नहीं, मैंने केवल पूजा को मारा, वो चिल्लाया। उसके गलती से मर जाने के बाद मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से उसके शव को ठिकाने लगा दिया। जब मैं कारखाने में वापस आया तो प्रिया वहां नहीं थी। मैं कसम खाता हूं, उसे निश्चित रूप से पता चल गया होगा। वो डर गई और भाग गई। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। मैंने केवल एक व्यक्ति को मारा। उसने दूसरे अपराध से दृढ़ता से इनकार किया। वो समझता था कि एक व्यक्ति को मारने की बात कबूल करने पर भी एक मौका हो सकता है, लेकिन 2 लोगों को मारने की बात कबूल करना निश्चित रूप से मौत की सजा थी। वो उस अंतिम झूठ पर टिका रहा, जैसे कि वो अपने एकमात्र जीवन रक्षक पर टिका हो। राजेश गुप्ता का पहले अपराध का कबूलनामा हालांकि पहले से ही अनुमानित था, फिर भी पूछताछ कक्ष को एक भयानक माहौल में डुबो दिया। लेकिन जांच टीम, विशेष रूप से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, को कोई राहत महसूस नहीं हुई। वे जानते थे कि यह केवल आधी सच्चाई थी। कारखाने के मालिक का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ी, सबसे जरूरी समस्या अभी भी बनी हुई थी, प्रिया शर्मा का भाग्य। वह रोता बिलखता रहा। एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था जिसने नशे में गलती से किसी को मार दिया हो, और वो दृढ़ता से इस बयान पर अड़ा रहा कि प्रिया भाग गई थी। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैंने केवल पूजा को मारा, वो चिल्लाया। आंसू और नाक बह रही थी, मेज पर हाथ पटक रहा था। उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद जब मैं वापस आया तो प्रिया वहां नहीं थी। निश्चित रूप से उसे पता चल गया होगा। वो डर गई और भाग गई। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। मैंने केवल एक व्यक्ति को मारा। अगर आप मुझे पूजा को मारने के लिए गिरफ्तार करते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे उस अपराध को स्वीकार करने के लिए मजबूर न करें जो मैंने नहीं किया। वह उस वाक्य को एक मशीन की तरह दोहराता रहा। वह एक अपराध और 2 अपराधों के बीच की पतली रेखा को बहुत अच्छी तरह से समझता था। एक व्यक्ति की जान गलती से, नशे में और उकसावे पर उसे एक आजीवन कारावास की कमजोर उम्मीद दे सकती थी, लेकिन 2 जानें, सबसे अच्छी दोस्त और प्रेमिका दोनों को मारना निश्चित रूप से एक अकाट्य मौत की सजा थी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इस अंतिम झूठ की रक्षा के लिए लगा दी।
इंस्पेक्टर विक्रम ने जांचकर्ताओं को अस्थायी रूप से रुकने का इशारा किया। वो गलियारे में बाहर गया और एक सिगरेट जलाई। सफेद धुएं का धुंधला पर्दा उसकी कठोर आंखों को नहीं छिपा सका। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन उसका सीना जल रहा था। वो झूठ बोल रहा है। उसने अपने इंतजार कर रहे सहकर्मियों से कहा, उसका बयान बहुत अतार्किक है। प्रिया जैसी एक कर्तव्यपरायण लड़की जो हर दिन अपनी मां को फोन करती है, बिना कोई संदेश छोड़े कभी नहीं भाग सकती। वो अपनी दोस्त के साथ ही गायब हुई। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पूरी जांच टीम सहमत थी। प्रिया, उसकी प्रेमिका का उसी समय गायब हो जाना जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसने मार डाला, एक ऐसा संयोग था जो वास्तविकता में नहीं हो सकता था। आपराधिक तर्क केवल एक ही बात की ओर इशारा करता था। प्रिया एक गवाह थी और कोई भी हत्यारा, विशेष रूप से राजेश जैसा गणना करने वाला, अपने एकमात्र गवाह को जीवित और भागने नहीं देता। निश्चित रूप से उसने प्रिया को भी सबूत मिटाने के लिए मार डाला, लेकिन वो दृढ़ता से कबूल नहीं कर रहा था। उसने सबसे बड़ा अपराध कबूल कर लिया था। अब उसे मौत की सजा के अलावा किसी चीज से डर नहीं था। वो सिकुड़ गया, जिद्दी होकर सभी पूछताछ का सामना कर रहा था, लेकिन केवल एक ही वाक्य दोहरा रहा था, मुझे नहीं पता कि प्रिया कहां है। मामला एक बार फिर गतिरोध में पड़ गया। उन्होंने पहले मामले के हत्यारे को ढूंढ लिया था, लेकिन वे दूसरे मामले की पीड़िता या सबूत भी नहीं ढूंढ पाए थे। अगर प्रिया का शव नहीं मिला या कोई कबूलनामा नहीं हुआ, तो उसे प्रिया को मारने का दोषी ठहराना बेहद मुश्किल होगा। हम यहां मामला खत्म नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी सिगरेट बुझाई। रेखा देवी अभी भी बाहर अपनी बेटी का इंतजार कर रही हैं। हम उनसे ये नहीं कह सकते कि उनकी बेटी भाग गई है, जबकि हम जानते हैं कि सच्चाई और भी क्रूर हो सकती है। हमें प्रिया का शव ढूंढना होगा। सबसे कठोर पेशेवर तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। ये पूछताछ अब हत्यारे को खोजने के लिए नहीं थी, बल्कि अंतिम सच्चाई और शव को छिपाने की जगह का पता लगाने के लिए थी। पूछताछ का काम प्रांतीय क्राइम ब्रांच के 2 सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को सौंपा गया, जो सबसे कठोर अपराधियों से निपटने में माहिर थे, जो पूछताछ के आदी हो चुके थे। पूछताछ कक्ष में माहौल बदल गया। अब ये लगातार पूछताछ नहीं थी, बल्कि एक दमघोंटू मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। एक भारी सन्नाटा। उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने राजेश गुप्ता की अंतिम रक्षात्मक दीवार को तोड़ने के लिए तर्क और सबूतों का इस्तेमाल किया। पहले जांचकर्ता, एक बड़े उम्र के व्यक्ति जिसकी आवाज गहरी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। मेज पर एक नई फाइल रखी। राजेश गुप्ता, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम कहते हो कि प्रिया भाग गई, तो तुम इसे कैसे समझाओगे? उसने मेज पर दूरसंचार टावरों से विस्तृत डेटा का एक प्रिंटआउट रखा। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार 4 जून की रात को पीड़िता पूजा कुमारी और प्रिया शर्मा दोनों के फोन का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सिग्नल लगभग एक ही समय पर बंद हो गए, केवल 30 मिनट से भी कम के अंतर पर। और दोनों सिग्नल तुम्हारे प्रगति गारमेंट्स कारखाने के आसपास के एक ही क्षेत्र में बंद हुए। राजेश गुप्ता विश्लेषण को घूरता रहा। उसके माथे पर जो पसीना सूख गया था वो फिर से निकलने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी गहराई से जांच कर सकती है। ये संभव नहीं है कि पूजा मारी गई हो। पहले जांचकर्ता ने जारी रखा, और फिर 30 मिनट बाद प्रिया भाग गई और उसने भी अपना फोन कारखाने में ही बंद कर दिया और पूरी तरह से गायब हो गई। तुम्हारा बयान वैज्ञानिक सबूतों से मेल नहीं खाता। तुमने झूठ बोला है। नहीं नहीं, राजेश चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख कमजोर थी। अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। वो डर गई थी। उसने अपना फोन फेंक दिया और भाग गई। वो पैदल भागी। दूसरे जांचकर्ता, जो छोटा था लेकिन जिसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं, ने जोड़ा, तुम्हारा तर्क बहुत हास्यास्पद है राजेश। तुम कहते हो कि प्रिया इसलिए भाग गई क्योंकि उसने तुम्हें और पूजा को एक साथ देख लिया था, या इसलिए भाग गई क्योंकि उसने अपनी दोस्त को मरते देखा था। कारण जो भी हो, वो सबसे पहले किसके पास जाती? उसकी मां रेखा देवी। वो किसी और नंबर से फोन करती, रोती, मदद मांगती, लेकिन नहीं, उसने फोन नहीं किया। उसने किसी से संपर्क नहीं किया।
वो ठीक उसी तरह गायब हो गई जैसे पूजा गायब हुई थी, क्योंकि वो अब फोन नहीं कर सकती थी। जांचकर्ता की आवाज कठोर हो गई, क्योंकि तुमने उसे वो मौका नहीं दिया। तुमने उसे सबूत मिटाने के लिए मार डाला, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने प्रिया को नहीं मारा। वो अभी भी जिद्दी था, तो तुम कैसे समझाओगे? बड़े जांचकर्ता ने दबाव डालना जारी रखा। तुम कारखाने में वापस आए और प्रिया को नहीं पाया। क्या तुम उसे ढूंढने गए? तुम्हारी प्रेमिका ने अभी अभी तुम्हें अपनी दोस्त को मारते हुए देखा और भाग गई। और तुम उसे ढूंढने नहीं गए? तुमने पुलिस को यह रिपोर्ट क्यों नहीं की कि तुम्हारी प्रेमिका भाग गई है? नहीं, तुम चुप रहे। तुम शांति से काम पर वापस चले गए। तुमने शांति से उसकी मां रेखा देवी से झूठ बोला कि उसने मनमाने ढंग से नौकरी छोड़ दी है। एक व्यक्ति जो अपनी भागी हुई प्रेमिका के लिए चिंतित है, वो तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं करता राजेश, उसने निष्कर्ष निकाला। केवल एक हत्यारा जो अपने अपराध को छिपा रहा है, वो तुम्हारे जैसा ठंडे खून और गणनात्मक तरीके से काम करता है। हर शब्द, हर तर्क तार्किक, तंग, बिना किसी खामी के। सीधे उसके आपराधिक मनोविज्ञान पर चोट कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि प्रिया के भाग जाने का झूठ उसे बचाने के बजाय उसे एक गणनात्मक, ठंडे खून वाले हत्यारे के रूप में और भी अधिक उजागर कर रहा था। तुम सोचते हो कि केवल पूजा को मारने की बात कबूल करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? दूसरे जांचकर्ता ने जारी रखा। तुम गलत हो। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। पूजा का शव कम से कम उसके परिवार को मिल गया, उसे ठीक से दफनाया गया। लेकिन प्रिया, उसकी मां रेखा देवी अभी भी बाहर इंतजार कर रही हैं। वो 8 दिनों से सोई नहीं है। उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनकी बेटी जीवित है, बस कहीं डरकर छिपी हुई है। क्या तुम चाहते हो कि वो अपनी बाकी की जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते हुए बिताए जो कभी वापस नहीं आएगा? रेखा देवी का उल्लेख करने वाला अंतिम मनोवैज्ञानिक प्रहार उसकी बची हुई अंतिम मानवता पर चोट कर गया। या शायद वो बस जानता था कि वो अब और इनकार नहीं कर सकता। राजेश गुप्ता स्तब्ध बैठा रहा। वो अपने सामने की खाली सफेद दीवार को घूर रहा था। वो हार गया था। सभी गणनाएं, सभी नाटक ढह गए थे। कई घंटों की तनावपूर्ण मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बाद भोर में जब उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से टूट गई थी, वो आखिरकार ढह गया। हां, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज खुरदरी और बेजान थी। वो मैं था। मैंने उसे भी मार डाला। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। हालांकि पहले से ही पता था, आधिकारिक कबूलनामे ने फिर भी सभी को कंपा दिया। पूरी कहानी बताओ, इंस्पेक्टर विक्रम, जो कुछ समय पहले कमरे में वापस आ गया था, ने आदेश दिया और उसने बताना शुरू कर दिया। अंतिम कबूलनामे ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया जो जांच टीम के अनुमान से भी कहीं ज्यादा भयानक और दुखद थी। उस रात वो सच में नशे में था। उसने पूजा कुमारी को कारखाने में बुलाया, नौकरी का उपयोग करके उसे धमकी दी, उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पूजा, एक कमजोर लड़की, अपनी नौकरी खोने के डर से और अपनी दोस्त को प्रभावित करने के डर से शुरू में दृढ़ता से विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन जब उसने अश्लील हरकतें शुरू की तो पूजा को होश आया कि वो इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकती। उसने विरोध करना, चिल्लाना, उसे खरोचना शुरू कर दिया और पुलिस को बताने, प्रिया और उसकी पत्नी को सब कुछ बताने की धमकी दी। वासना और उजागर होने के डर में उसने पूजा का गला घोट दिया जब तक कि वो मर नहीं गई। और त्रासदी यही नहीं रुकी। ठीक उसी क्षण जब पूजा अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, प्रिया शर्मा अचानक प्रकट हुई। उस रात प्रिया राजेश को फोन नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ गलत होने का आभास हुआ। शायद उसे पहले से ही राजेश पर शक था। वो अकेले ही उसे खोजने के लिए सिलाई कारखाने में वापस आई थी। कारखाने का दरवाजा बंद नहीं था। प्रिया अंदर गई और स्तब्ध रह गई। उसके सामने का दृश्य एक नरक था। उसका प्रेमी राजेश गुप्ता उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूजा कुमारी के ऊपर था और उसके हाथ पूजा के गले को कसकर दबा रहे थे। प्रिया केवल एक चीख निकाल सकी, हे भगवान! वो चौंक गया।
मुड़कर प्रिया को देखा। एकमात्र गवाह जिसने पूरा दृश्य देख लिया था, उसका दिमाग जैसे फट गया। अत्यधिक घबराहट, उजागर होने के डर ने उसे एक जानवर में बदल दिया। वो जानता था कि अगर प्रिया भाग गई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक सेकंड भी सोचे बिना उसने पूजा का शव छोड़ दिया। वो प्रिया की ओर दौड़ा, जो अभी भी दरवाजे पर पत्थर की तरह खड़ी थी, अभी तक होश में नहीं आई थी। उसने प्रिया का मुंह बंद कर दिया, उसे दूसरी चीख निकालने का मौका नहीं दिया। प्रिया ने कमजोर रूप से विरोध किया, लेकिन एक पागल आदमी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकी। उसने उसी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी प्रेमिका प्रिया शर्मा को भी मार डाला, ताकि एकमात्र गवाह का मुंह बंद कर सके। दो शव सिलाई कारखाने के फर्श पर एक दूसरे के बगल में पड़े थे। अपराध कुछ ही मिनटों में दोगुना हो गया था। दूसरे अपराध के कबूलनामे ने मामले को फाइल के अनुसार पूरी तरह से बंद कर दिया। अब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजेश गुप्ता ने अपने अपराध को छिपाने की पूरी प्रक्रिया कबूल कर ली। पूजा कुमारी और प्रिया शर्मा दोनों को मारने के बाद उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसने दोनों शवों को गोदाम में खींच लिया, कारखाने का दरवाजा बंद कर दिया और फिर शांति से घर जाकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों लड़कियों को अंधेरे में वहीं छोड़ दिया। वो जानता था कि रात में कार्रवाई करने से ध्यान आकर्षित हो सकता है। उसने अगले दिन भोर तक इंतजार किया। लगभग 4 बजे, जब आसमान अभी भी धुंधला था और सड़कें खाली थीं, वो कारखाने में वापस आया। उसने सिलाई कारखाने का छोटा ट्रक लिया, उसे गोदाम के दरवाजे के पास पीछे किया। उसने अकेले ही दोनों लड़कियों के शवों को, जो अब तक अकड़ चुके थे, ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया। फिर उस पर एक तिरपाल ढक दिया, जैसे कि वो सुबह जल्दी कपड़ा ले जा रहा हो। उसने प्रतापगढ़ शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवगढ़ जिले के सुनसान ग्रामीण इलाके तक गाड़ी चलाई। एक ऐसी जगह जिसे उसने पहले से ही चुन रखा था, क्योंकि वो उसकी सुनसानता को अच्छी तरह से जानता था। ये वही सिंचाई नहर थी जहां राम सेवक ने पहला शव खोजा था। एक ऐसी जगह पर जहां कोई घर नहीं था, एक पेड़ के झुरमुट के पीछे उसने गाड़ी रोकी। उसने दोनों शवों को खींचकर गंदे पानी में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि पानी की धारा उसके अपराध को बहा ले जाएगी, या कम से कम कीचड़ और जलकुंभी उसे छिपा देगी और सड़न की प्रक्रिया सब कुछ गायब कर देगी। मुझे भी समझ नहीं आता, उसने बेजान आवाज में कबूल किया जब उससे पूछा गया कि केवल एक शव क्यों मिला। मैं कसम खाता हूं कि मैंने दोनों को एक ही जगह फेंका था। क्यों? आप लोगों को केवल पूजा क्यों मिली और प्रिया क्यों नहीं मिली, मुझे भी नहीं पता। उसके कबूलनामे ने अंतिम रहस्य को सुलझा दिया था। प्रिया शर्मा भागी नहीं थी, उसे भी मार दिया गया था और उसके शव को उसकी दोस्त के साथ उसी जगह फेंका गया था। तुरंत अब तक का सबसे बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह समझता था कि हालांकि उम्मीद कम थी, उन्हें प्रिया का शव ढूंढना ही होगा ताकि उसे रेखा देवी को लौटाया जा सके। देवगढ़ जिले की अग्निशमन और बचाव सेवा के बल, जिसमें सबसे पेशेवर गोताखोर थे, को तत्काल उस नहर में भेजा गया जहां पूजा का शव मिला था। रेखा देवी, प्रिया की मां, भी वहां मौजूद थीं। महिला पुलिसकर्मी उन्हें सहारा दे रही थीं, लेकिन वो अब रो नहीं रही थीं। वो बस नहर के किनारे स्तब्ध बैठी थीं। उनकी सूखी बेजान आंखें पानी को घूर रही थीं। उनकी कमजोर उम्मीद कि उनकी बेटी जीवित है बस कहीं छिपी हुई है, राजेश के कबूलनामे से पूरी तरह से बुझ गई थी। अब उनकी केवल एक ही अंतिम इच्छा थी, अपनी बेटी को ढूंढना, भले ही वो केवल एक बेजान शव हो। खोज का काम बेहद मुश्किल था। ये नहर गहरी कीचड़ से भरी थी और जलकुंभी की एक घनी चादर ने पानी की सतह को ढक रखा था। नीचे अनगिनत बाधाएं थीं, सड़े हुए पेड़ की जड़ें, घरेलू कचरा और गहरे कीचड़ के गड्ढे। पेशेवर गोताखोरों को गंदे पानी में गोता लगाना पड़ा, जहां लगभग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे केवल अपने हाथों से ठंडे घने कीचड़ में टटोल सकते थे। खोज कई घंटों तक चली। उन्होंने 1-1 मीटर की तलाशी ली,
बहाव की दिशा में कई किलोमीटर तक विस्तार किया और फिर देर शाम को जब आसमान धुंधला होने लगा था, जब लगभग सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, एक गोताखोर ने सतह पर आकर इशारा किया। उसे कुछ महसूस हुआ था, उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर जहां पूजा का शव मिला था। पानी के नीचे एक बड़ी सड़ी हुई पेड़ की जड़ थी। खोज दल ने दूसरा शव खोज निकाला था। शव एक पेड़ की जड़ के खोखले में गहराई से फंसा हुआ था और कीचड़ की एक मोटी परत से ढका हुआ था। यही कारण था कि प्रिया का शव पूजा के शव के साथ सतह पर नहीं आ सका था। पानी की धारा ने दोनों शवों को धकेल दिया था। लेकिन पूजा जल्दी सतह पर आ गई थी, जबकि प्रिया कीचड़ के नीचे फंसी रह गई थी। शव को किनारे पर लाया गया। हालांकि ये भी बुरी तरह सड़ चुका था, फिर भी ये बरकरार था। जब कपड़ा हटाया गया तो रेखा देवी, जो पूरे दिन चुपचाप बैठी थीं, अचानक एक दर्दनाक चीख में फूट पड़ीं, जिसने खेत की शांति को चीर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया, भले ही केवल उसकी बनावट और उन कपड़ों से जो उन्होंने उसके लिए खरीदे थे। वो लड़खड़ाईं और फिर मिट्टी के किनारे पर गिर पड़ीं। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ लिया था। लेकिन ये वो क्षण भी था जब उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद देवगढ़ जिला न्यायालय ने राजेश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा चलाया। उसके अपराध ने जनता में अत्यधिक आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। डीएनए नमूनों, व्हाट्सएप संदेशों से लेकर उसके क्रूर कबूलनामे तक अकाट्य सबूतों के साथ अदालत ने पाया कि प्रतिवादी का व्यवहार अत्यंत क्रूर और अमानवीय था। केवल अपनी नीच वासना के लिए उसने बेरहमी से बलात्कार किया और फिर 2 युवा लड़कियों जो उसकी कर्मचारी, दोस्त और प्रेमिका थीं, को एक एक करके मार डाला। इस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। इसे समाज से स्थायी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। अंतिम फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी राजेश गुप्ता को बलात्कार और हत्या के 2 मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें 2 लोगों की हत्या और क्रूर व्यवहार जैसे गंभीर कारक थे। उसे उच्चतम सजा, मृत्युदंड सुनाई गई। फैसला सुनाया गया, लेकिन त्रासदी हमेशा के लिए बनी रही। प्रगति गारमेंट्स कारखाना उसके तुरंत बाद बंद हो गया। एक उदास जगह बन गया जहां कोई भी कर्मचारी वापस जाने की हिम्मत नहीं करता था। धूल से ढकी खामोश सिलाई मशीनें चुप कब्रों की तरह खड़ी थीं। लेकिन इस त्रासदी के सबसे बड़े शिकार बिहार के 2 गरीब परिवार थे। उन्होंने अपनी प्यारी बेटियों, अपने पूरे परिवार की एकमात्र उम्मीदों को खो दिया था, केवल इसलिए कि उन्होंने एक मालिक के भेष में एक शैतान पर भरोसा किया था। कमरा नंबर 7, जहां प्रिया और पूजा रहती थीं, को मकान मालकिन ने ताला लगा दिया, उसे छोड़ दिया। कोई भी उसे किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं कि कभी-कभी वे अभी भी वहां एक लड़की के रोने की आवाज सुनते हैं। और रेखा देवी, बेचारी मां, उम्मीद और फिर निराशा के दिनों के बाद अपनी बेटी की अस्थियों के साथ अपने गांव लौट आईं। उनके लिए ये एक आजीवन कारावास था जो किसी भी कानून की किताब में नहीं था। एक दर्द जो उनके जीवन के अंत तक उनके साथ रहेगा। ये मामला हमेशा वासना की क्रूरता के बारे में एक महंगा सबक रहेगा और एक भयानक प्रमाण होगा कि एक सम्मानित बौद्धिक बाहरी रूप के पीछे कभी-कभी सबसे क्रूर शैतान छिपा हो सकता है। दोस्तों, आप लोग कहां-कहां से हमें देख रहे हैं? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी का इंतजार करेंगे।